हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए अमित कुमार। रिसेंटली मैंने सीए एग्ज़ाम क्लियर किया। तो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अब हमारे पास सिर्फ 70 दिन रह गए। मतलब आप लोगों के पास सीए इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 70 दिन है। क्या इस 70 दिन को हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट हमारे हाथ में हो, या जो हम सोचे वैसा ही रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा क्या हम इस 70 दिन में करेंगे, कैसे प्लान करेंगे इस 70 दिन को, इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगा मैं। तो पहला तो टॉपिक ये रहने वाला है इस वीडियो का कि हम प्लानिंग कैसे करें, कि हम श्योर हो जाएं। कई बार क्या होता है ना, हम एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, फिर ये बोलते रहते हैं यार बस उस पेपर में 40 नंबर आ जाए, फिर देखो ग्रुप निकल जाएगा या फिर हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। या फिर ऐसा रहता है यार 50-50 है। तो क्यों ना हम 50-50 की चीज़ को हटा के 80-20 पे बात करें आफ्टर एग्ज़ाम कि हाँ यार 80% चांस है सीए बनने का या फिर एग्ज़ाम क्लियर करने का। जब मैंने प्लानिंग की थी और मैं जब अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मेरा जो नेट रेशियो आया था, नेट परफॉर्मेंस जो मेरी आई थी, वो आई थी 75% की। तो मैं रिजल्ट से पहले भी, एग्ज़ाम के बाद से यही बोल रहा था कि भाई 75% चांस है सीए बनने का। अब वो कैसे मैंने कैलकुलेट किया कि एग्जैक्ट 75% कैसे निकला, वो सारा मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो मैं मेरी जो प्लानिंग थी वो भी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो पाए उन सारे जो प्लानिंग मैंने की थी उससे। तो मुझे याद है कि उन सारी प्लानिंग को एंड लेवल तक जाते 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 सब सारा कैलकुलेट किया था, सारी स्टडी को ट्रैक किया था मैंने। तो मुझे पता लगा था कि यार 75% चांस है सीए बनने का। सेकंड चीज़, जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो मैंने प्लानिंग की थी, उसमें पास तो मैं हो गया, लेकिन कुछ और भी बेटर हो सकता था। वो बेटर कैसे हो सकता था, क्या हो सकता था? तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी मंगवाई इंस्टीट्यूट से। आरटीआई की एप्लीकेशन जाती है 10 रुपये की, 10 रुपये में वो आंसर शीट सारी आ जाती है। अब सर्टिफाइड कॉपी में मुझे पता चला कि यार जो मैं प्लान करके चल रहा था, जिस प्लानिंग के साथ मैंने पेपर दिया था, कई जगह तो वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही रहा कि हाँ ऐसा ही सोचा था, ऐसे ही मैंने पेपर किया और नंबर भी उतने ही आए। लेकिन कई जगह वो मिस्टेक भी थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर वो सर्टिफाइड कॉपी भी आप लोगों से शेयर करूँ तो आपकी हेल्प हो जाए और आप भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आफ्टर 70 डेज जब पेपर शुरू हो कि यार मेरा तो पेपर निकल रहा है। देखो, क्या होता है कि आपको भी पता है, सबको पता है कि रिजल्ट 25% रहने वाला है। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, 30 भी हो सकता है, लेकिन एक राउंड फिगर में लेके चलते हैं कि भाई 25% रिजल्ट आएगा। तो 75% तो अभी भी बच्चे फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि मेहनत तो सब कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका दोस्त भी मेहनत कर रहा है, यार पूरे देश के बच्चे मेहनत तो कर ही रहे हैं। कोई सीए इंटर के एग्ज़ाम दे रहा है या सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिंसियर नहीं है अपनी पढ़ाई में। वो कोई बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं ना। तो आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स आपने ही निकाले हैं। तो जब आपने ही निकाले हैं और इस लेवल पे आए हो, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है इस बात में कि सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो। तो गलती कहाँ हो जाती है? वो गलतियाँ मैंने भी की है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग भी करो। तो अगर वो गलती अभी भी हो रही है तो उसे सुधारने का टाइम है। 70 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर इस 25% में रहना है, तो उस 25% में रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हम उस मेहनत में वैल्यू एडिशन करें? कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे हम श्योर हो जाएं कि यार हम इस 25% के गोले में रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिस्कस। सबसे पहले स्टडी प्लान ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो नेक्स्ट 70 डेज़ के लिए रहने वाला है। देखो, मैं बताता हूँ, सीए में रिपीटर्स भी होते हैं ज़्यादातर बच्चे। मतलब कि अटैम्प्ट नहीं हुआ क्लियर, या फिर किसी सब्जेक्ट की वजह से हम रह गए, थोड़ी सी मेहनत की वजह से रह गए। जब हम पेपर दे के आते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें क्लियर हो ही जाती है, यार शायद ये कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता। मैं बताता हूँ अपनी कहानी कि मुझे कैसा हुआ था फील जब मैं 60 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब जब पेपर आने वाले थे मई के, तो लगभग लगभग मार्च एंड की बात हो रही है।
मेरी कोचिंग क्लासेस चल रही थी डीटी की, आईडीटी की, वो सब 31 मार्च तक तो फिनिश हो गई थी। तो मेरे पास अप्रैल का महीना ही बच गया था, अप्रैल का, राइट। बट मैं काफ़ी डिले हो गया था कि क्लासेस ही ख़त्म हो रही है 31 मार्च को। बट मेरे पास मेरे ऑफिस का भी काम था, कंसल्टेंसी का भी काम था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही दे सकता था स्टडी को। ठीक है। तो मैंने सोचा यार ठीक है, अब तो सारी लेक्चर्स हमने ले लिए हैं, सारी क्लासेस ले ली हैं, अब इनकी रिविजनरी वीडियो देख लेते हैं सभी टीचर्स की, और सारे की सारे रिवीजन कर लेंगे। जब मैंने रिविजनरी वीडियोस देखनी शुरू की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने पहले जो भी पढ़ा था पूरी क्लास फिनिश कर ली थी, उसका तो कोई चीज़ें याद ही नहीं आ रही है। ये तो मतलब जो भी हो रहा है वो इस रिविजनरी वीडियोस की वजह से चीज़ें रिकॉल हो पा रही है। ऐसे दिमाग में आने लग गया कि यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैंने करीब 1 अप्रैल से लेके और 14 अप्रैल के बीच में अपनी सारे रिविजनरी वीडियोस कंप्लीट की, टीचर्स की जो भी मैंने क्लासेस ली थी। फिर ऐसा दिमाग में आने लग गया कि यार अब तो टीचर कह रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे। जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते तो देखने में अच्छा लगता था, सुनने में भी अच्छा लगता था कि यार हाँ आराम से बैठे हैं और वीडियो देखे जा रहे हैं, लेक्चर लिए जा रहे हैं, लेक्चर लिए जा रहे हैं, और अपने आप को हम ऐसे फील करा रहे हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई हो रही है। मैंने कहा ऐसे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब खुद लिखने बैठ रहा हूँ तो कुछ लिख नहीं पा रहा। फिर मैंने प्लान किया कि भाई 15 अप्रैल से लेके, पहला पेपर 10 मई को था, 9 मई मेरे पास लगभग लगभग 15 और 10 25 26 दिन तो थे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना अब ये 25 26 दिन में मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, जो भी पढ़ना लिखना था वो सब ख़त्म। सिर्फ 25 26 दिन मैंने बोला था, और आपको ये 60 दिन के लिए करना है। 25 26 दिन में मैं 75% श्योर था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके पास 60 दिन है, आप 100% श्योर हो जाओगे। बस आपको ये करना होगा, ट्राई करना होगा। मैंने कहा यार ये रिविजनरी वीडियोस लेने में टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में टाइम निकल जाएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने एक टेस्ट प्लान किया कि मैं सभी सब्जेक्ट के 10 10 टेस्ट तो मैं दे ही दूंगा। इससे क्या होगा, वैसे तो टारगेट मेरा 15 15 का था, लेकिन 10 10 मैं दे पाया था। तो अब ये 10 10 टेस्ट देने से ये होगा कि अगर मैं रिवीजन नहीं भी कर पाता हूँ तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 10 पेपर करने से हर सब्जेक्ट के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। मैंने ये इन टेस्ट को ही अपना रिवीजन का तरीका बना लिया कि अब कुछ नहीं करूँगा, मैं बस टेस्ट लिखूँगा डेली के डेली। शुरू के काफ़ी टेस्ट में मैं फेल भी था, वो भी एक्सेल है मेरे पास, पूरे 4 महीने की स्टडी प्लान का पूरा एक्सेल मैंने बनाया था, पूरे मतलब ट्रैक रखता था हर चीज़ का। तो शुरू में मैं टेस्ट ही नहीं दे पा रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था, नंबर भी आ रहे थे तो 40 में से 5 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, इस टाइप से। लेकिन मैंने सोच लिया अब कुछ भी हो जाए, लिखना तो टेस्ट ही है। टेस्ट लिखता था, फिर उसके रिजल्ट्स आते थे, फिर रिजल्ट आने के बाद उसका मैं एनालाइज करता था, फिर दोबारा से उस टेस्ट को सॉल्यूशन बनाता था देख देख के। ऐसे करके 4 5 जब टेस्ट हो गए और मैं फुल फ्लेश टेस्ट जब देने लग गया तो मेरे मार्क्स आने लग गए। कि जैसे मैं SCMP की बात कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स आने लग गए 50 55 56 ऐसे करके। शुरू में मेरे इसमें 35 थे, 36 थे, इस तरीके से। DT IDT की बात करूँ तो मेरे मार्क्स इसमें पहले भी 50% से ज़्यादा ही रहते थे, लेकिन पेपर देते देते जब सारे टेस्ट कंप्लीट होते चले गए तो किसी में 60 भी आ रहे हैं, किसी में 65 भी आ रहे हैं। ओवरऑल मैंने देखा कि मैंने 30 टेस्ट दिए। मैंने वैसे CA टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। CA टेस्ट सीरीज़ इनका सबसे अच्छा ये है ना कि एक्साइटमेंट बनी रहती है कि यार मैंने पेपर किया है, मैं इस टेस्ट को अपलोड करूँगा, और फिर वो मुझे अगले दिन या 2 दिन में इसका रिजल्ट भी दे देंगे। फिर उसके बाद वो टॉपर्स का भी रिजल्ट शेयर करते हैं कि ऐसा क्या है कि टॉपर्स इतने नंबर लेके आ रहे हैं। कई बार मेरे मन में डाउट था कि यार मेरी राइटिंग बहुत बेकार है इसलिए शायद नंबर कट रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो टॉपर आ रहा है टेस्ट में उसकी तो राइटिंग मेरे से भी ज़्यादा बेकार है, लेकिन वो कंटेंट लिख रहा है। फिर कई बार ये भी रहता था यार कि क्या मुझे 100% पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे CA टेस्ट सीरीज वालों ने बताया भी कि भाई तुम तो 4 5 नंबर हर सब्जेक्ट में ऐसे ही अपने कटवा रहे हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो आधे में जाके जहाँ तुम अटक जाते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन जहाँ गलत हो जाती है, तुम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हो और फिर अगले पे बढ़ जाते हो। अगर तुम उस क्वेश्चन को पूरा करोगे तो एक
एक मतलब साइकोलॉजी भी होती है ना एग्जामिनर के दिमाग में कि यार इस बंदे को पता तो सब था, स्टेप्स तो इसको सारे आते थे, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। तो वो जब तुम एंड तक जाओगे तो मान लिया कि छोटी कैलकुलेशन की वजह से वो एरिया गलत हो गया, लेकिन आगे चल के कुछ तो ऐसा आप पूरा बनाने के चक्कर में लिखोगे ही जो एक्चुअल में उसके रियल स्टेप्स हैं, तो नंबर तो तुम्हारे वहाँ मिल ही जाएंगे। आधे एक नंबर ऐसे अगर हर क्वेश्चन में आधे एक नंबर मिलने लग जाए तो तुम 6 नंबर 7 नंबर तो वैसे निकाल दोगे हर सब्जेक्ट में। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू किया कि यार पूरा क्वेश्चन करना है, चाहे पेपर 80 मार्क्स का ही अटैम्प्ट होगा, लेकिन मैं अच्छे से करूँगा सारे क्वेश्चन को। और रिजल्ट फिर दिखने लग गया, इंप्रूवमेंट होने लग गई कि हाँ भाई मतलब नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो गलतियाँ मैंने की थी वो टेस्ट सीरीज वाले मुझे बताने लग गए। मैंने इनसे पहले यूनिट टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट परचेज़ किया जिसमें ये सारे सिलेबस को 4 टेस्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर मैंने इनसे फुल फ्लेश टेस्ट भी परचेज़ कर लिया, जिसमें शुरू में इन्होंने 2 फुल फ्लेश टेस्ट लिए। फिर मैंने और परचेज़ किए, इसमें 2 मॉक टेस्ट भी इन्होंने ICI के मॉक टेस्ट होते हैं वो भी इन्होंने चेक करके बताया। फिर उसके बाद मैंने इनसे और रिक्वेस्ट की, नहीं मुझे इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे 2 और टेस्ट दे दो। ऐसे कर कर के मैंने इनसे टेस्ट इतने लिए कि ऑन एन एवरेज सबके 10-10 टेस्ट तो हो ही गए थे। इवन जब SCMP का फर्स्ट पेपर था, मेरा सेकंड ग्रुप रहता था, तो एक दिन पहले मैंने पेपर अपना मेंटर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था कि भाई CA टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट खत्म हो गए, अब अपना मेंटर का टेस्ट लिख के देख लेते हैं। मैं उनके पेपर में मतलब 9 मई को मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे 33 मार्क्स आए, मैं तो फेल था, और अगले दिन मेरा SCMP का पेपर था। लेकिन मुझे फिर भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब सबका एवरेज निकाला था तो मेरे SCMP में 47 या 48 मार्क्स बन रहे थे। मतलब मैंने क्या किया, सभी के जब 10-10 टेस्ट पूरे हो गए तो मैंने एवरेज मार्क्स निकाले। तो SCMP में मेरे बन रहे थे 48, इस तरीके से DT में बन रहे थे 56, IDT में बन रहे थे 58। तो इस तरीके से मैं, और एक में मेरे लॉ में ऑलरेडी मेरी एग्जामेशन थी उसमें 66 थे। तो मैं तो ये सोच रहा था यार सब में 45-45 भी आ जाए तो किसी तरीके से तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन जब टेस्ट देने के बाद मेरे एवरेज मार्क्स ये बन रहे थे, और एक्चुअल में जो मेरा रिजल्ट आया तो इसमें मेरे 46 हैं, DT में मेरे 53 है, और IDT में मेरे 56 है। ये एक्चुअल रिजल्ट रहा। तो मुझे लग गया यार ये चीज़ ना अपने दोस्तों को भी बताऊं। मैंने काफ़ी दोस्तों को भी बताया कि यार देखो पढ़ाई लिखाई तो हमने बहुत की होती है, हमारे कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, रिवीजन कैसे करें। मैंने कहा यार रिवीजन की भी टेंशन छोड़ो, अगर मैंने 10 टेस्ट दे दिए ना तो 100 क्वेश्चन तो कवर्ड हो ही जाएगा। और हर टेस्ट में ज़रूरी वो क्या करते हैं, सारे के सारे RTP के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, MTP के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो वो टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि भाई आपने RTP किया क्या, MTP किया क्या, ये सब किया क्या। तो बहुत हेल्पफुल है। आप अभी भी देखो खुद को एनालाइज करके, क्या अब भी आपको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, या आपको ऐसा लग रहा है यार पढ़ाई तो बहुत कर ली, रिवीजन करता हो तो याद आ जाता है, नहीं करता हूँ तो नहीं याद आता है, फीलिंग ऐसी आती रहती है याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा, है ना। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है, 60-70 दिन है, 1 सितंबर से भी अगर टेस्ट प्लान करो। मोस्टली बच्चे जिनका रिजल्ट आता है वो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते ही, क्योंकि वो पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ SCMP की, उसमें पता है कि यार 60% थ्योरी है या 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। जिस बंदे ने थ्योरी अच्छे से अटैम्प्ट कर ली वो तो पास होगा ही होगा SCMP में। प्रैक्टिकल में तो नंबर कटते नहीं है, थ्योरी में कट जाते हैं। तो क्यों ना हम थ्योरी को लिखने की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि भाई 1-1.5 घंटे में ही सारे के सारे थ्योरी के 60 नंबर के क्वेश्चंस पूरे हो जाए, और फिर बाकी के 1.5 घंटे में प्रैक्टिकल बना लेंगे। लेकिन 1.5 घंटे में थ्योरी के सारे क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल है, स्पीड हमारी इतनी नहीं होती। लेकिन जब आप खुद से 10 टेस्ट 15 टेस्ट दे चुके होगे ना, पहले वर्ड से ही आपकी राइटिंग ऐसी रहेगी जैसे कि मतलब कल वाला टेस्ट आज कंटिन्यू कर रहे हो आप, और पहले वर्ड से आप लिखते लग जाओगे, लिखने लग जाओ, कंटेंट रहेगा आपके पास लिखने के लिए। और कई बार क्या होता है पेपर में कंटेंट तो है यार लेकिन टाइम नहीं है, क्या क्या लिख दें क्या क्या लिख दें। और लिखने में मज़ा भी तब है जब एक बार मन भर जाए ना, यार इस क्वेश्चन में तो मैंने सफिशिएंट लिख दी है, अब कुछ ऐसा रहा नहीं मेरे दिमाग में जो मुझे लिखना है। ये तभी होगा, पूरा कंटेंट आप अपने दिमाग का तभी लिख पाओगे जब आपकी स्पीड रहेगी। और स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से। तो आप टेस्ट दो, देखो
खुद से टेस्ट लेना, खुद चेक करने में वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता, वो एक्साइटमेंट नहीं रहती रिजल्ट देखने की, क्योंकि जब सामने वाला हमारी गलती बता रहा होता है ना, तो बताता भी यार इस क्वेश्चन में तुमने ये गलती कर दी, और सी ए टेस्ट वाले अच्छे रिमार्क्स भी देते हैं कि ओवरऑल तुम्हारा ये अच्छा परफॉर्मेंस था, इसमें ये क्वेश्चन तुमने यहाँ पे ये गलती कर दी, इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी कम है। ऐसे कर करके तुम ना प्रैक्टिस कर लो। देखो 2 घंटे कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जितना लिखोगे उतना ही आप अपने सक्सेस की तरफ जाते चले जाओगे। मुझे मेरा फॉर्मूला तो यही है। बाकी गारंटी नहीं है कि भाई कोई बंदा बिना टेस्ट के भी क्लियर कर रहा है एग्ज़ाम, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको मेरे जैसा डर रहता है दिमाग में, यार रिवीजन नहीं हो रहा है, ये वीडियो देख लें। वो कई बार तो मैं ओवर कंटेंट हो रहा था कि टीचर की वीडियो जाने बंद ही नहीं हो रहे। आ जाओ जी आज 15 मिनट में ये पढ़ा देते हैं, आ जाओ जी आधे घंटे में ये पढ़ा देते हैं, आ जाओ जी 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ 6 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई टीचर की वीडियोज ही नहीं ख़त्म हो रही है तो हम अपने आप को कब जांच करें, कब अपने आप को हम देखें कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है। तो मैंने तो सोच लिया था कि भाई 15 अप्रैल के बाद से किसी टीचर की कोई वीडियो नहीं देखूंगा। किताबें हैं मेरे पास, आर टी पी एम टी पी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, सारे टेस्ट के थे मेरा, तो मैंने सारे रजिस्टर बना लिया था कि ये टेस्ट के लिए ही है। हर दिन उसमें टेस्ट लिखता था और फिर उसी के टेस्ट के सॉल्यूशंस भी बनाता था। हर टेस्ट पे लिख देता था ये टेस्ट मैंने दे दिया, और उसके आंसर्स पे लिख देता था एनालिसिस डन, क्योंकि मैं उसके सॉल्यूशंस भी बना लेता था। एस सी एम पी में 50% ऐसे क्वेश्चंस थे जो उस टेस्ट से ही थे। ऐसा लगा कि टेस्ट में वो सारी गलतियाँ की थी, पेपर में वो गलतियाँ नहीं हुई, पेपर में बिल्कुल सही सही बन गया। ऐसे ही डीटी और आईडीटी में होता है हमारे साथ कि क्वेश्चंस आसान होते हैं, हमें जब पढ़ रहे होते हैं, जब सुन रहे होते हैं तो ऐसा लगता है हाँ बना ही देंगे कर ही देंगे, लेकिन हम एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन आता तो था लेकिन इसमें ये वाली गलती हो गई हमसे। दूसरे टेस्ट में देखो यार फिर से वही गलती हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी चीज़ को बहुत सिंपल समझ लेते हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ वो एक्सेल शेयर करने की। स्टडी स्टडी प्लानर मुझे अभी मिल नहीं रहा है, एक सेकेंड देखते हैं कहाँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें वो पूरा एक्सेल शेयर करूंगा आप लोगों से, ठीक है? उस एक्सेल से और हेल्प होगी। और प्लीज़ अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है। मेरा नंबर है 8860343176। कोई ज़रूरी नहीं यार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की, लेकिन आप थोड़ा कम ही पढ़ो, लेकिन प्लान करके पढ़ो। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी स्टडी प्लान में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली 3 घंटे में आपको लिखना ही है। आपने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की, वो सब डिसाइड करता है वो 3 घंटे। उस 3 घंटे में आपको अच्छा लिखना है, और उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, मैं ऐसा करता हूँ, वो एक्सेल तो नहीं मिल रहा है, मैं आपसे वही शेयर कर देता हूँ जो मेरी आंसर शीट आई थी। ये देखो ये है एस सी एम पी का, मेरे मार्क्स 46 आए हैं। कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन जब जिसको पास होना होता है ना, उसके लिए 45-46 नंबर भी बहुत होते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर्स पे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरी सबसे बड़ी गलती थी एस सी एम पी के पेपर में। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो केस स्टडी होती है उसको सबसे पहले टाइम दिया, और कल करीब करीब 40 मिनट मैंने दे दिए इसे। और उस 40 मिनट की परफॉर्मेंस ये देखो राइट साइड में, पहले क्वेश्चन में 20 में से 3.5 नंबर है, और जबकि मुझे ऐसा लग रहा था इस 20 में से 15 तो आने ही है, 10 तो कहीं नहीं गए, और इसी उम्मीद से लिखे जा रहा था मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा। 6-7 पॉइंट में इसके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो 1.5 पेज लिखने के बाद उसमें नंबर 0 है।
दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, उसमें भी नंबर पूरा लिखने के बाद, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी नंबर देख लेते हैं कितना है। एक नंबर मिला है, मतलब अभी तक मैं चार छः मतलब 6-7 पेज तो लिख चुका हूँ, एक नंबर ही मिला है। थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको, इसमें भी देखो 10वें पेज पे आ गया मैं, एक नंबर और मिल गया, दो ही नंबर मिले अभी तक। यहाँ पे एक और नंबर मिल गया, 3.5 नंबर मिल गए। और उसी क्वेश्चन नंबर 1 के ही अभी 4 पे ही चल रहे हैं, 0 नंबर है। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी नंबर 0 है, तो थ्योरी में बहुत कम नंबर मिलते हैं। टोटली यहाँ पे 3.5 नंबर मिले हैं। मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का था, उसमें 2.5 नंबर मिले हैं। मतलब ये कि 40 में से, मतलब 40 में से सिर्फ और 6 नंबर मिले हैं। मतलब फेल होने के उस पर ही चल रहा था मैं। लेकिन अच्छा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने अटैम्प्ट किया या नहीं किया, किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 20 में से 15 नंबर मिले। 5 में से देखो 3.5 नंबर है, 5 में से 5 भी मिले। ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट नंबर नहीं दे रही है, जहाँ पे उनको सही लग रहा है वहाँ नंबर भी मिले हैं। 5 में से 3.5, 5 में से 5, 10 में से 6.5 दिए हैं। फिर अगर देखें 6th क्वेश्चन में 20 में से 13 नंबर हैं, 10 में से देखो 8.5 नंबर दिए, 10 में से 4.5 नंबर दिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में से 11.5 है। तो इन तीनों क्वेश्चंस की वजह से ही नंबर इतने मेरे बन रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कितना मिला है। हाँ, 6 के ए और बी दो पार्ट हैं, 10 में से 4.5 है और 10 में से 8.5 है। तो देख लेते हैं क्या ऐसा लिखा मैंने, की फीचर्स ऑफ द पार्टिसिपेटरी बस्टिंग अप्रोच। देखो ये थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन में बहुत जल्दी लिख रहा था। देखो राइटिंग भी आपको दिख रही होगी कि मैंने कुछ ऐसा नहीं है सजाने की कोशिश नहीं की, अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश, जो भी है कंटेंट लिखा है। तो डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन में मैंने इसका आंसर लिखा है, और इन्होंने मुझे इसमें नंबर दे दिए, 2.5 नंबर मिल गए। थ्योरी का ही है ये। फिर इसमें देखते हैं, दो ही लाइन मैंने लिखा है लेकिन इसमें एक नंबर और दे दिया, तो थ्योरी क्वेश्चन में भी नंबर मिलते हैं। तो अभी तक 3.5 नंबर तो सिर्फ थ्योरी की वजह से ही है। फिर यहाँ पे 6, ये भी थ्योरी है, देखो 2 नंबर इसमें भी मिले हैं। फिर आगे चलते हैं, थ्योरी बहुत है पेपर HCMP में, थ्योरी बहुत आती है। देखो इस वाले में भी आधा पेज मैंने लिखा है, 2 नंबर दे दी क्योंकि उनको कंटेंट मिला है इसमें। फिर 6 के ही बी की सेकंड की बात कर रहे हैं, एक नंबर और मिल गया है। तो टोटल देखो 6B में 8.5 दिए इन्होंने 10 में से। अब चलते हैं, पूरा थ्योरी है ये भी। फिर 6 का ए, वो भी थ्योरी है। इनको सब सही लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, और इन्होंने 3.5 नंबर इसमें दे दिए। और चलते हैं आगे, 6 का ए, 6 का ए प्रैक्टिकल था, लेकिन मुझे ये पूरा आता नहीं था ये क्वेश्चन। बट मैंने इसमें फॉर्मूला लिख दिया था कि हाँ, पी का फॉर्मूला क्या होता है, A-BX, तो वो डेल्टा का चेंज इन प्राइस, चेंज इज क्वांटिटी। थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने कर दी थी इसमें, तो इसलिए मुझे इसमें इन्होंने एक नंबर दिया। तो टोटल मुझे इसमें 4.5 नंबर मिल गए। तो टोटल 20 में से 13, अच्छा है परफॉर्मेंस, 20 में से 13 भी आ गए तो 60% मार्क्स आ गए। अब चलते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया जिसमें 20 में से 15 है, हाईएस्ट। फिर देखो 4 का ए, हर स्टेप में इन्होंने नंबर दिए हैं और पूरी थ्योरी है ये। 3 एडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग द सीनियर स्टाफ इन द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। मतलब बजट प्रिपरेशन में सीनियर स्टाफ को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए। हर पॉइंट को मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 जो भी लिखा मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। तो 3.5 नंबर इसमें दिए हैं और हर स्टेप पे उन्होंने मार्क्स एलोकेट किए हैं। अब चलते हैं, मैंने एक्स्ट्रा शीट ली है आगे। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन ही फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल वो पेरिटो एनालिसिस वाला है, 80-20 रेशियो चलता है, उस पर क्वेश्चन था ये। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है पूरा का पूरा अच्छे से इसको। मतलब देखो आप टेबल वेल, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं किया, बस जो भी था वो लिखता चला गया। जो इसका आंसर होना चाहिए वो बनाने की कोशिश की है। तो इसमें मुझे 5 में से 3.5 दे दिए इन्होंने। ये देखो।
फिर इसमें हर क्वेश्चन के प्रैक्टिकल में वो रिकमेंडेशन भी पूछते हैं या फिर एडवाइस भी पूछते हैं आपसे। मैंने यहाँ पे एडवाइस भी पूरा लिखा है, तो इन्होंने देखो 4 के बी में उनको एडवाइस भी पूरा सही लग गया, तो 5 में 5 भी दे दिए, तो नंबर मिल रहे हैं। देखो 4 का सी कर रहे हैं, 10 में से 6.5 है। मैंने पहले ये बनाया था, ये मुझे गलत लग गया था कि यार इसमें कुछ गलत हो गया है, फिर मैंने इसको दोबारा से रिवाइज़ किया। अब देखो रिवाइज़ करने पे भी मैंने फिर से इतना टाइम नहीं होता यार इस पेपर में कि पूरे फॉर्मेटिंग अच्छे से करें, शायद 1-2 नंबर और बढ़ जाता, बट मैंने वही जो लिखता चला गया, जो कैलकुलेशन थी बेसिक, मैं वही लिखते चला गया, और सारे जो क्वेश्चंस थे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, उनको ये सही लगा, तो 4 के 4 नंबर मिले हैं इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में। और फिर मैंने इसके थ्योरी का भी जवाब दिया कि हाँ इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, जो उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी थी। सारे थ्योरी क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट, ये सब उस टेस्ट का ही मतलब रिजल्ट है कि मैं सारे हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था। तो देखो इसमें 15 नंबर आ गए। एक सेकंड, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 20 नंबर का था। इसमें भी देखो थ्योरी है, मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखने की कोशिश की है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के ऊपर है ये थ्योरी, पढ़ा था इसके बारे में, केस स्टडी थी, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की। अभी देख लेते हैं इसमें कितने मार्क्स एलोकेट हुए। देखो 2.5 नंबर मिले, बेसिक क्वेश्चंस थे इसके ऊपर पूरे। इसमें प्रैक्टिकल के नाम पे तो बहुत कम ही प्रैक्टिकल थे। फिर थर्ड का फोर्थ है, थ्योरी है, एक आधे आधे लाइन की मैंने ये थ्योरी लिखी है, लेकिन वो नंबर दे रहे हैं सब में। हाँ ये फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैंने पूरा सही बनाया है, सारे जो क्वेश्चंस थे मतलब जो इनका सॉल्यूशन था वो मैच हो रहा था सजेस्टेड से, तो देखो पूरे नंबर भी दिए इन्होंने। तो इसमें टोटल 11 नंबर मिले हैं, 20 में 11.5। थ्योरी में नंबर कट रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कटे हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन टाइम रह गया था 5 मिनट, तो मैंने सोचा चलो एक बार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के छोटी दो दो चीज़ें मैंने बोल दी। नॉन वैल्यू एडेड क्या है मैंने लिख दिया, आधा नंबर उसमें मिल गया। फिर कॉस्ट, एक प्रेजेंट सेलिंग प्राइस और नॉर्मल थी, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे क्वेश्चन बनाने की मैंने कोशिश कर दी कि हाँ भाई, लेकिन नंबर उसमें भी जो भी मैंने 5-6 स्टेप जो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की उसमें नंबर दे दिए 2 नंबर। तो इस तरीके से देखो कि SCMP मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले करने लग गया, क्योंकि वो भाई क्वेश्चन नंबर 1 एक लालच है। आपको लगेगा कि यार ये इसकी थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है, ये है, कितना भी आप अच्छा कर लो, नंबर उसमें मुझे नहीं मिला है। तो आप कोशिश कर सकते हो जो क्वेश्चन, जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आता था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 3 अच्छे से आता था, क्वेश्चन नंबर 6 आता था, मैं इसको और ज़्यादा टाइम दे सकता था। तो 20 में से 15 आए, क्या पता 17 आ जाए, 20 में से 13 आए, इसमें 15-16 आ सकते थे, 20 में 11.5 आए, इसमें 14-15, क्योंकि प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो मैंने बहुत ही रफली तरीके से लिखा है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। और इस पेपर मैंने स्ट्रैटेजी यही अपनाई थी, जो कि टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल गया था यार 80 नंबर का पेपर करूँगा मैं, उस 80 में 60 तो चाहिए। वो ऐसे नहीं करना मैं 100 का कर रहा हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि 40 भी आएंगे नहीं आएंगे। बट मुझे इस पेपर में इतना करने के बाद कॉन्फिडेंस था कि शायद इसमें 55-56 तो आ ही जाएंगे, लेकिन 46 आए इसमें। ठीक है, और भी 2 पेपर और हैं, उसका भी मैं शेयर करूँगा, DT और IDT का है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, मैं उसमें बताऊँगा आपको DT और IDT में कि पूरे पूरे नंबर भी मिलते हैं, कैसे मिलते हैं नंबर, क्या वर्किंग नोट्स लिखे मैंने, वो सब डिस्कस करूँगा। और वो एक्सेल भी ढूंढता हूँ मैं, वो एक्सेल भी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे करना, वो एक्सेल से और थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही और डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो और एग्ज़ाम निकलना चाहिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ो लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना आप शुरू कर दो। बाय बाय, टेक केयर।